नमस्कारम गाइस। तो कैसे हैं आप? अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो आज का टॉपिक एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने एक मरती हुई सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रूप प्रदान किया, विश्व प्रसिद्धि दिलाई। हाँ जी मित्रों, तो मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय श्री राम सहाय पांडे जी की। अभी हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को उनका निधन हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं। इन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है, परंतु किसी भी आउटलेट्स की अगर हम बात करें, न्यूज़ आउटलेट्स की, तो उन्होंने इसको अच्छी तरीके से कवर नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के सीएम, उन्होंने इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। और अगर हम आगे की बात करें तो न्यूज़ ऑफ AIR, ऑल इंडिया रेडियो, ने भी इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और इनके बारे में बताने का जो मेरा मेन उद्देश्य है वो यही है कि इनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा समस्या से गुजरा। अगर हम देखें तो इनके संघर्ष हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इनका संघर्ष हमारे लिए एक नई ऊर्जा का काम कर सकता है। तो शुरू करते हैं हम। और सबसे बड़ी बात एक ये है, टाइम्स नाउ नव भारत का एक हेडलाइन है, मौत भी डरा नहीं पाई, निधन से पहले अस्पताल के बेड पर भी राय नृत्य कर गए मशहूर लोक नर्तक राम सहाय पांडे। एक वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ था और आप देखेंगे आईसीयू में ये भर्ती थे और जाते जाते भी ये राय नृत्य ही कर रहे थे। और बहुत बड़ी बात है, ये एक जुनून ही होता है जो मरते दम तक, मरते हुए भी व्यक्ति ने वो किया जो उसको सबसे ज्यादा पसंद था। कौन है राम सहाय पांडे जी और क्या है इनके जीवन का परिचय और क्या है इनके जीवन का संघर्ष? अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 11 मार्च 1933 को मध्य प्रदेश के सागर के मटदार पठा में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जो हैं लालजू पांडे, वो गांव के ही मालगुजार के यहाँ पे काम करते थे। इनकी माता हाउसवाइफ थी और 6 वर्ष के जैसे ये हुए इनके पिता का निधन हो गया। फिर क्या था, फिर इनकी माता इनको अपने मायके कनेरा देवी गांव लेके गई और वहीं पे इनका लालन पालन हुआ, परंतु 6 वर्ष के पश्चात इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। कुल मिला के 12 वर्ष की आयु तक आते आते इनके माता और इनके पिता ने इनका साथ छोड़ दिया और इनकी स्थिति काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी। परंतु बात यह है कि 12 वर्ष की आयु में जैसे ये आए तो सागर के एक गाँव सानिधा में एक जगह मेला चल रहा था। और फिर क्या था, मेला देखने के लिए इनका बड़ा मन था, तो गांव के लोगों के साथ बैलगाड़ी में बैठ के ये छुपके से मेला देखने चले गए। और भाई साहब, उन्होंने वहां पहली बार राय नृत्य को देखा और जैसे इन्होंने राय नृत्य को देखा ये बड़े प्रसन्नचित हुए। अब कोई भी राय नृत्य को देखेगा वो भी बड़ा प्रसन्नचित होगा, पर हमारी प्रसन्नता और इनकी प्रसन्नता में एक अंतर है। इन्होंने उस प्रसन्नता को, या फिर हम कहें कि इनकी प्रसन्नता के अंदर कहीं ना कहीं एक उद्देश्य छुपा था, एक लक्ष्य छुपा था। और उन्होंने उस दिन प्रण ले लिया कि भैया अब जीवन में जो भी करना है, राजनीति करना है और मजा लेना है या मजा करना है। अब ये स्कूल जाने लगे। स्कूल जाते जाते भी ये बिल्कुल राय नृत्य को सीखते। मृदंग, अपनी कमर को मृदंग बना के इन्होंने राय नृत्य को सीखने का पूरा प्रयास किया, मृदंग बजाने का पूरा प्रयास किया। मृदंग सीखने का बिल्कुल भूत सवार हो गया इनके ऊपर। जब इनके भाई को ये मालूम पड़ा कि भैया स्कूल से इनका नाम कटने वाला है, तब जाके इनको मालूम पड़ा कि भैया स्कूल में पढ़ाई की आड़ में कुछ और ही चल रहा था। इनके भाई ने इनको बहुत मारा, बहुत पीटा और बहुत समझाया कि भाई तू ये सब मत कर, परंतु ये नहीं माने तो नहीं माने। इन्होंने मृदंग बजाना बंद नहीं किया और 17 वर्ष की आयु आते आते ये कहीं ना कहीं मृदंग बजाना सीख गए। अब बात क्या हुई, एक बार इनको अपॉर्चुनिटी मिली और भैया आपदा में ही अवसर छुपा होता है। अगर आपने अवसर को कैच कर लिया तो आपकी गाड़ी निकल पड़ी, और अगर अवसर को आपने कैच नहीं करा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। हुआ यूं कि इनके गांव की एक बारात रायसेन जिले के ग्राम पिपरिया बड़गुआ गई थी और वहां पे हो रहा था राय का मुकाबला। और राय के मुकाबले में भाई साहब राम प्रसाद पांडे जी ने मतलब जो नृत्य किया है ना, पांडे साहब ने जो नृत्य किया है, मतलब वो नृत्य तो ठीक है, मुकाबला हो रहा था और वो जीत गए। और उसके बाद ये राय नृत्य करते रहे। दरअसल बात क्या थी कि 20-21 वर्ष की उम्र में जाते आते इनके बड़े भाई जो थे उनका मन हुआ कि इसको ब्याह करवा दो इसका अपन। अब इसका ब्याह करवा देंगे तो कहीं तो इसका ये जो नृत्य है वो बंद हो जाएगा। परंतु बात ये हुई कि एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, कोई अपने घर की लड़की इनको देने के लिए रेडी नहीं था। परंतु क्या हुआ कि गांव वालों ने थोड़ा समझाया, कुछ उन्होंने समझाया, तो घाना गांव के केशव दास जी जो हैं वो अपनी लड़की को इनको देने के लिए रेडी हो गए कि ठीक है, हम अपनी लड़की का ब्याह तुमसे करवाते हैं, परंतु शर्त एक है कि तुम्हें राय नृत्य छोड़ना पड़ेगा। अब जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि राय नृत्य छोड़ने तक की बात हो रही है, तो आप सोच सकते हो कि राय नृत्य को समाज में एक हेय दृष्टि से देखा जाता था। और आज भी अगर हम बात करें तो नृत्य को एक हेय दृष्टि से ही देखा जाता है। अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। आगे की बात हम करें, ठीक है वो मान गए, गांव वाले भी मान गए। गांव वालों ने बोला कि हाँ भैया आप शादी करवा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु राम साहेब पांडे जी जो थे, भैया पांडे जी थे, चुलबुल पांडे जी जैसे था उनका पूरा जीवन,
वो बंद नहीं हुए तो नहीं हुए, उनका शादी हो गया, शादी के बाद भी उन्होंने राय नृत्य करना बंद नहीं करा। ये वाली बड़ी बात थी। आगे की बात अगर हम करें, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल जहां से उनका थोड़ा सा जो ग्राफ था वो आगे बढ़ा, उनकी सफलता थोड़ी सी आगे बढ़ी। बात दरअसल क्या है कि हीरा सागर करके एक व्यक्ति है, वो इनके बचपन के मित्र थे, और वो जो व्यक्ति है हीरा सागर जी, वो भोपाल आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के पद पे थे, प्रोड्यूसर के पद पे थे। और फिर क्या है, उन्होंने इनको बुलाया संगीत के लिए, कि राय संगीत के लिए बुलाया इनको कि आप आकाशवाणी में आओ और अपनी प्रस्तुति दो। अब 1958 की वो बात थी, ये जैसे तैसे करके भोपाल गए, पैसे इनके पास 1 रुपया नहीं था। अब देखो यहाँ पर किस्मत भी उनकी कितनी बुरी थी, ये गए और मालूम पड़ा कि जो अपना कार्यक्रम था उसको स्थगित करना पड़ा। अब ना इनके पास जाने के पैसे, ना इनके पास खाने के पैसे, पर जैसे तैसे करके जो इनके मित्र थे हीरा सागर जी, उन्होंने इनके लिए खाने का अरेंजमेंट किया, इनके रहने की व्यवस्था करी, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उन्होंने काम चला लिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो फिर भी अपना राय का जो कार्यक्रम है वो करते रहे, और कुछ समय बाद उनको फिर से बुलाया गया, फिर उन्होंने अपने राय की प्रस्तुति दी, और भैया इतना पसंद आया लोगों को कि अब बार बार उन्हें प्रस्तुति के लिए बुलाया जाने लगा। अब बात आती है टाइम 1964 की। 1964 में क्या होता है, आकाशवाणी भोपाल द्वारा भोपाल के रविंद्र भवन में रंग फुहार उत्सव में इनको राय नृत्य के लिए बुलाया जाता है, और वहां पे मौजूद थे कौन, मुख्यमंत्री श्री गोविंद नारायण जी। अब भाई साहब गोविंद नारायण जी जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनका राय नृत्य देखा, तो वो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने इनके लिए थोड़ा सा काम किया, इनको और प्रस्तुतियां दिलवाई, और इन्हें हमेशा के लिए ऐसा कर दिया गया कि आप हमारे यहाँ पे आके, हमारे संस्थान में आके आप हमेशा अपनी प्रस्तुति देंगे। अब बात दरअसल 1980 की अगर हम करें, तो आदिवासी लोक कला परिषद के सदस्य भी चुने गए। 1980 में इसका गठन हुआ था, आदिवासी लोक कला परिषद के सदस्य चुने गए, और कहीं न कहीं नित्य शिरोमणि की उपाधि भी इनको दी गई। 1980 का वो दौर था जब इनके सफलता में 4 चांद लगना शुरू हुए। ये वाली बात ध्यान रखिए आप, आदिवासी लोक कला परिषद के सदस्य चुने गए और नित्य शिरोमणि इन्हें कहा जाने लगा। आगे की बात हम करें, 1984 में इनको शिखर सम्मान से नवाजा गया, और 1984 में ही जापान फाउंडेशन एक संस्था है, उन्होंने इन्हें राय नृत्य के लिए जापान बुलाया, और 1 माह तक वो जापान में रहे, और इसी के साथ उनका विदेश में जाने का सिलसिला चालू होता गया, और यही वो टाइम था जब राय नृत्य विश्व प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। एक क्षेत्रीय संस्कृति कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्धि की ओर जाती है, उसके पीछे काम करने वाला एक व्यक्ति था जो था राम साहेब पांडे जी। कला है वो एक प्रकार का शरीर है, और शरीर में जान डालने वाला जो होता है वो होती है आत्मा। जब तक शरीर में आत्मा नहीं आएगी शरीर बेजान रहेगा, और एक कला जो है वो एक प्रकार का शरीर होती है, और कला में जान डालने का काम करता है एक कलाकार, एक आर्टिस्ट। तो राम साहेब पांडे जी राय नृत्य के लिए कहीं ना कहीं आत्मा का काम किए, जीव का काम किए, संजीवनी का काम किए। ठीक है मित्रों, आगे की हम बात करें तो हाँ ठीक है, इनका सिलसिला जारी रहा, विदेश जाने का सिलसिला जारी रहा। 2006 में ये दुबई गए, फिर हम देखें तो मॉरिशस, डेनिस, रियूनियन, फ्रांस, ये सब जगह गए, इन्होंने सब जगह अपनी प्रस्तुति दी, और 2012 में इनको राष्ट्रीय टैगोर सम्मान से नवाजा गया। और बात करते हैं 2015 की, तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान भी इन्हें मिला। अब राष्ट्रीय तुलसी सम्मान भी मिल गया, राष्ट्रीय टैगोर सम्मान भी मिल गया, 2021-22 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला। इस बात का भी आप खासतौर पे ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि सन 2000 में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, बुंदेली लोक नृत्य व नाट्य कला परिषद, और इसके माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर जो है बुंदेलखंड की उसको आगे बढ़ाया, राय नृत्य को आगे बढ़ाया, लोगों को प्रशिक्षण दिया, और लोगों ने उस राय नृत्य को, जिसको हे भावना से देखा जाता था, उसको बुंदेलखंड के क्षेत्र क्षेत्र में फैला दिया, और साथ ही बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र क्षेत्र में राय नृत्य प्रसिद्ध हो चुका है। अशोकनगर का एक धाम है करीला धाम, वहां पर राय नृत्य बहुत जोरदार तरीके से मनाया जाता है, बहुत जोरदार तरीके से वहां पर प्रस्तुति दी जाती है। आप कभी भी चले जाओ, आपको वहां पर राय नृत्य होता हुआ दिखेगा। अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा वो थे राम साहेब पांडे जी। अब हम पढ़ेंगे राय नृत्य के बारे में। हम राय नृत्य के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी बातों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत कम लोगों को पता होगा। उसमें एक रोचक तथ्य भी है, बताऊंगा आगे। अगर हम राय नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। बेरनी जनजाति की जो कन्याएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो इसको परफॉर्म करती हैं, और जब स्त्रियां नहीं होती हैं तो पुरुष स्त्रियों के भेष में इसको परफॉर्म करते हैं। कहते हैं राय शब्द जो है वो राधिका से लिया गया है, कृष्ण की प्रेयसी से लिया गया है। जब भी कृष्ण को रिझाना होता है तो वो एक नृत्य परफॉर्म करती हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के सामने करती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राय नृत्य की उत्पत्ति भी यहीं से हुई होगी। दूसरी बात अगर हम करें तो आपने सरसों सुना होगा, बुंदेलखंड में राई को सरसों भी कहते हैं,
और जिस प्रकार एक थाल में आप सजा दो सरसों को और उसको हल्का सा वाइब्रेट करो तो किस हिसाब से वो छोटे छोटे दाने जो थिरकते हैं, उसी प्रकार से जो बुंदेलखंड की हमारी बेडनी जनजाति की राय नृत्य कलाकार हैं वो भी मृदंग पे, रामतुला पे, नगाड़ों पे थिरकती है, ऐसा भी बोला जाता है। और एक बात और बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग बहुत ज़्यादा उसको बोलते हैं कि जिस प्रकार बादल की गड़गड़ाहट के साथ मयूर अपने पंख फैला के मदमस्त होकर नाचता है, उसी प्रकार वहाँ जो कलाकार स्त्रियां हैं वो भी मदमस्त होके नगाड़ों की थाप पे नृत्य करती हैं, अपने पूरे जो बॉडी टेक्सचर है उसको मोर के रूप में लाके, मोर के स्वरूप में लाके, मोर की शैली में लाके नृत्य करती हैं। हम बात करें अगर इनके वस्त्र के, इनके परिधान की, इस प्रकार का इनका वस्त्र और परिधान है, आप देख ही सकते हैं। 7 गज से लेकर 17 गज का इनका लहंगा होता है और इनका जो चेहरा है वो घूंघट से ढका होता है, ये इनका परिधान है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मणिपुर का एक लोक नृत्य है जयगोई नृत्य। कौन सा नृत्य? जयगोई नृत्य। वो भी कुछ हद तक बुंदेलखंड के राय नृत्य के समान हमको दिखता हुआ प्रतीत होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे बड़ी बात, राम साय पांडे जी ने राय नृत्य में मृदंग को जोड़कर एक नया स्वरूप दिया। उससे पहले सिर्फ बेडनी जनजातियां नृत्य किया करती थी, साथ में पुरुष नृत्य नहीं करता था। परंतु क्या है कि आप देखेंगे कि बहुत सारी बेडनी जनजातियां एक जगह नृत्य कर रही हैं और साथ में एक पुरुष मृदंग बजाता हुआ उनके पास आके नृत्य करता है। अब वो मैं आपको यहाँ पे करके तो बता नहीं सकता, उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और ईसूर की फाग चलती है, बहुत सारी ईसूर की फाग है, उस पर नृत्य परफॉर्म किया जाता है। गाने बोल सकते हैं आप इसको, बॉलीवुड गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोकगीत है। ईसूरी जो है उस वहाँ के बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायक हैं, तो उनके गानों पे, उनकी फागों पे ये परफॉर्म होता है पूरा। आगे की बात अगर हम करें तो एक रोचक तथ्य, एक रोचक कहानी हमको सुनने को मिलती है। हमने बहुत मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, हमने हर चीज देखी है कि किस प्रकार से वहाँ पे विद्रोह हुआ, क्या हुआ, परंतु एक तथ्य मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट मिला जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बात दरअसल ये है कि मधुकर शाह एक राजा हुए बुंदेलखंड क्षेत्र के। एक दिन क्या हुआ, दरबार में किसी जीत के उपलक्ष्य में बुंदेली लड़ाई चल रही थी और वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे अंग्रेजों ने धावा बोल देते हैं। अब अंग्रेज क्या करते हैं कि इन बेडनी जनजाति की जो स्त्री जो वहाँ पे नृत्य कर रही थी उनको उठा के ले जाते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं। और मधुकर शाह बिल्कुल गुस्से में, गुस्सा क्यों नहीं आएगा, एक तो वहाँ पे माहौल चल रहा है, बिल्कुल समारोह चल रहा है और ये लोग धावा बोल के लेके चले गए, है कि नहीं। तो बात क्या हुई कि इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने बोला कि आप हमारी बेडनी जनजाति की जो स्त्रियां हैं, हमारे जो राय नृत्य के कलाकार हैं, आप उनको छोड़ दो और हमसे माफी मांग लो। ये बात उन्होंने अंग्रेजों को पत्र के माध्यम से लिखी। परंतु अंग्रेजों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने इनसे बोला कि अगर आपको इतना ही शौक आ रहा है तो आप अपनी घर की रानियों को नचवा लो, स्त्रियां जो ये हैं बेडनी जनजाति की, ये सिर्फ हमारे सामने नाचेंगी। अब इस बात से क्रुद्ध होकर मधुकर शाह जो है हमारे मधुकर शाह राजा, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और 1842 का जो टाइम था जब बुंदेला विद्रोह हमको सुनने को देखने को मिलता है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है, ये भी है एक फैक्टर। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये वाली बात पता होगी। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1842 का जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, जिसके बिना पर 1857 की क्रांति की नींव भी रखी गई थी, उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि बहुत सारे राजा तो खैर कर ही रहे थे विद्रोह, पर कुछ राजा, मतलब कुछ राजा क्या, एक ही राजा मधुकर शाह जो विद्रोह में कूदे, उनका एक रीजन ये भी था। विद्रोह के अपने अलग अलग उद्देश्य, अपने अलग अलग रीजन हो सकते हैं, उसमें से एक रीजन ये भी था। बड़ी बात है कि नहीं? बिल्कुल होगी। अब हमने रामसाय पांडे जी के बारे में पढ़ा, हमने बुंदेली राय के बारे में पढ़ा, परंतु हमने जो नहीं पढ़ा वो ये है कि क्या है ये बेडनी जनजातियाँ और किस प्रकार ये नृत्य को परफॉर्म तो करती ही हैं, परंतु इनकी सामाजिक स्थिति क्या है। इसके बारे में थोड़ी कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को पता चले इस वीडियो के माध्यम से कि बेडनी जनजातियाँ कौन हैं। बुंदेलखंड रिसर्च पोर्टल से कुछ मुझे मालूम पड़ा इनके बारे में। 2011 की जनगणना में अगर हम देखें तो 46,775 तो इनकी संख्या है। कितनी संख्या है इनकी? 46,775। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुमक्कड़ जनजाति है। कैसी जनजाति है? घुमक्कड़ जनजाति है। और अंग्रेजों ने क्या करा था कि आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत इनको अधिसूचित भी कर रखा था, अंग्रेजों ने किया था। फिर जब देश आजाद हुआ तो 1952 आते आते कहीं न कहीं इन पे से ये जो एक्ट है उसको हटाया गया। बहुत देर तो नहीं हुई थी, पर हाँ देश आजाद होने के 2-3 साल बाद, 4 साल बाद इसको हटा दिया गया। और एक प्रकार का ये काला कानून भी था, ये जनजातियों को कुछ समझते ही नहीं थे तो उन्होंने लगा दिया इन पे कानून। बड़ी बात यह है कि बेड़िया जनजाति देश विदेश में अपने राजनीति के लिए प्रसिद्ध थी, ये राजनीति करती ही थी। परंतु क्या हुआ कि समय के साथ साथ जब इनको राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं हुआ तो इनकी जो जनजाति है वो वेश्यावृत्ति में चली गई। और आप देखेंगे यहाँ लिखा भी है कि राजनीति से जुड़े ये कलाकार आज बदहाली का शिकार है।
इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी वेश्यावृत्ति के चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक तो राजनीति को हे दृष्टि से देखा जाने लगा, पैसे की व्यवस्था नहीं, घर कैसे चलाए, तो यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ की जो बच्चियां हैं, वो वेश्यावृत्ति में चली गई। इसके अलावा और भी जनजाति हम देखते हैं जो वेश्यावृत्ति में संलिप्त हो गई। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार ने इनको वहाँ से हटाने के लिए, वेश्यावृत्ति से दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयोजन किए हैं, वो हम आगे देखेंगे। बेड़नी जनजाति की जो स्त्रियां हैं उनकी सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर हम बात करें, रजस्वला होते ही युवा बेड़नी की नथ उतराई की रस्म होती है। रजस्वला मतलब होता है कि लड़कियां जब एडल्ट हो जाती हैं उसके बाद नथ उतराई की रस्म होती है। हीरा मंडी करके एक मूवी या वेब सीरीज आई थी, उसमें नथ उतराई की रस्म के बारे में बताया था। इसमें दरअसल होता ये है कि तवायफ बनने के लिए या वैश्या बनने के लिए ये पहली रस्म होती है। इसमें जो लड़की होती है अपनी वर्जिनिटी को बेचती है। सबसे पहले उसको दुल्हन की तरह सजाया जाता है, फिर उसकी दाई नाक में एक बड़ी सी नथनी लगाई जाती है, पिन्हाई जाती है, फिर उसकी बोली लगाई जाती है। फिर जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको सौंप दिया जाता है उस कन्या को, उस लड़की को, और पहली दफ़ा वो लड़की उसके साथ संबंध बनाती है और उसके बाद उसकी नथ उतार दी जाती है और फिर वो कभी नथ नहीं पहनती है। ये होती है नथ उतराई की रस्म, और इसको उत्सव के तौर पे भी ये जनजाति लोग बनाते भी हैं। बेड़नी जनजाति की स्त्री हैं दुलारी, रनगवा क्षेत्र से, वो बताती हैं 16 वर्ष की उम्र में एक 60 साल के आदमी द्वारा यह रस्म उनके साथ की गई थी। यह रस्म वही उत्सव के रूप में मनाया भी जाता है। बड़ी बात यह है कि बेड़नी जनजाति में अगर किसी का विवाह हो जाता है तो वो फिर वेश्यावृत्ति के काम में लिप्त नहीं रहती है। जो कन्या है जिसका विवाह नहीं हुआ है वही वेश्यावृत्ति कर सकती है, ऐसी बात यहाँ पर प्रचलित है। सबसे बड़ी बात यह है कि भेड़िया जनजाति के जो आदमी है वो भी आप देखोगे तो स्त्रियों के जो काम है उसी पे निर्भर है, उनका घर भी उसी से चलता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज के समाज में जहाँ कन्या भ्रूण हत्या के एक समस्या बनी हुई है, वही इसी समुदाय में लड़की के जन्म को एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। लड़की के जन्म को एक त्योहार के रूप में भी ये बनाते हैं। अगर हम बात करें भेड़िया जनजाति के उत्थान की, उनको वेश्यावृत्ति के एक अंधकार से बाहर निकालने की, तो सबसे पहले काम किया बुंदेलखंड के पथरिया गांव की चंपाबेन ने। बुंदेलखंड के पथरिया गांव की चंपाबेन ने सबसे पहले इनको शिक्षा देने का काम किया। एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ तो करेगी, साथ में आपको ये समझ भी डेवलप करेगी, आपको इतना नॉलेज भी मिलेगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। दूसरी बात हम करें अभ्युदय आश्रम की, मध्य प्रदेश के मुरैना में 1992 में अभ्युदय आश्रम की स्थापना राम सनेही जी ने की थी और इसको फंड देने का काम किया था स्टेट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड ने, और इन्होंने 1000 बेड़नी जनजाति को वेश्यावृत्ति के जंजाल से बाहर निकाला, और ये अपने आप में एक सराहनीय कदम भी है। तो ये थी कहानी राम साहेब पांडे जी की, बेड़नी जनजातियों की और बुंदेली राई की। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और सांस्कृतिक धरोहर ही हमारी आइडेंटिटी भी होती है। और जिस दिन हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई उस दिन आप मान के चलो कि हमारा अंदर का जो मानवत्व है, हमारे अंदर की जो इंसानियत है, या हमारे अंदर की जो नैतिकता है, वो भी खत्म होने की कगार पर रहेगी, वो भी विलुप्त होने की कगार पर रहेगी। आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली होंगी। राम साहेब पांडे जी के जो संघर्ष है उससे हम जैसे विद्यार्थियों को कुछ सीखना चाहिए और उसे हमारी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू।